हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जी की ट्रिक। गाइस, फर्स्ट लेक्चर में हमने मराठाओं का उदय और छत्रपति शिवाजी के बारे में शानदार तरीके से समझा था। देन नेक्स्ट पार्ट में उनके उत्तराधिकारी यानी कि सक्सेसर को देखा था और उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाए थे। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वाले डब्बे में मिल जाएगी और ये दोनों वीडियो देखने के बाद आज का ये जो लेक्चर है ना, ये आपको एकदम झमाझम तरीके से समझ में आने वाला है। और ये जो आंग्ल मराठा वॉर है ना, इसमें आपको कई सारी ट्रीटी यानी कि संधियां देखने को मिलेंगी, जिसको देखकर काफी सारे लोगों के कान का फ्यूज है ना, वो उड़ जाता है, मीन कंफ्यूज रहते हैं। तो आज इसको भी हम लोग दूर करेंगे और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जिसे आप लोग को जरूर लगाना है, जिसे लगाने के बाद आपको ये आइडिया हो सकेगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था ये जो नाना फडणवीस थे, जिन्हें मराठा राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, इन्होंने अपने आप को मिलाकर 12 सदस्य की काउंसिल या संघ का गठन किया था, जिसे बारवाई काउंसिल या बड़ाभाई काउंसिल भी कहा जाता है। ये काउंसिल मराठा साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज किया करती थी। एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि ये उस टाइम के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मंत्री हुआ करते थे। तो इन्हीं लोग डिसाइड करते थे कि अगला पेशवा कौन बनेगा। तो इन्होंने राघोवा, जो कि कुछ समय के लिए पेशवा बना था, तो इन्होंने ये 40 साल के राघोवा से पेशवाई छीनकर 40 दिन के माधव नारायण राय को पेशवा बना दिया और नाना फडणवीस व वारवाई काउंसिल मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने लगे। तो आपको क्या लगता है, ये जो राघोबा है ये सब देखकर खुश रहा होगा? अरे बिल्कुल नहीं, ये माधवराव के टाइम शांत नहीं रहा, वहाँ उसे जेल में या नज़रबंद करवाना पड़ा और नारायण राव की तो इसने हत्या करवा दी। तो अब ये कैसे शांत रह सकता है? भाई इसके मन में कुछ ना कुछ तो खुरापाती चल ही रही होगी। तो भाई साहब ये ना विभीषण का काम करता है और भागकर ईस्ट इंडियन कंपनी की जो बॉम्बे काउंसिल है उसके पास जाता है और सन 1775 में सूरत की संधि साइन करता है। और अंग्रेज राघोवा से जो कुछ भी मांगते हैं ना, वो राघोवा उनको दे देता है, क्योंकि इसके ऊपर तो पेशवा बनने का भूत सवार था। तो इस संधि के माध्यम से राघोवा को सालसेट और बेसिन अंग्रेजों को देना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट ये था कि जो सूरत और भरूच है, इसकी दीवानी का कुछ भाग अंग्रेजों के साथ शेयर किया जाएगा। और इसके बदले जो है अंग्रेज क्या दे रहे थे, तो इसके बदले अंग्रेज जो है रघुनाथ राव को 2500 सैनिक देंगे। बस यही तो चाहिए था कि कोई पेशवा बनने में रघुनाथ राव की मदद करे। वहीं सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो गया, जिसके माध्यम से ये जो कलकत्ता काउंसिल थी, इसके पास बॉम्बे काउंसिल और मद्रास काउंसिल का जो है कंट्रोल आ गया था। पहले ये जो काउंसिल हुआ करती थी ये इंडिपेंडेंट हुआ करती थी, बट अब ये जो है कलकत्ता काउंसिल के अंडर आती थी। तो सूरत की संधि की एक कॉपी कलकत्ता काउंसिल में भी भेजनी पड़ी और यही सूरत की संधि कारण बनी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की, जो कि 1775 से लेके 1782 तक चला। तो सन 1775 में आरस के मैदान में एक साइड थे ईस्ट इंडिया कंपनी से कर्नल किटिंग और राघोबा, और दूसरी साइड से लड़ रहे थे बारवाई काउंसिल में से हरिपंथ फड़के। तो भाई घमासान युद्ध हुआ दोनों के बीच में। वहीं सूरत की संधि में एक कॉपी भेजी गई थी, जैसा मैं आपको बताया था। तो ये कलकत्ता काउंसिल में ये जैसे ही पहुंची, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको जैसे ही पढ़ा, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल थे, इन्होंने तुरंत ही बॉम्बे काउंसिल से वार स्टॉप करने के लिए कहा, मतलब कि युद्ध को रोक दो, ऐसा कहा। और वहीं मराठाओं से भी कहा कि भाई साहब आप भी जो है वॉर को रोक दीजिए, चलिए हम लोग आपके साथ ना एक फ्रेंडली ट्रीटी साइन करते हैं। और फिर सन 1776 में पुरंदर की संधि हुई। अंग्रेजों की तरफ से कर्नल अपटन को भेजा गया और दूसरी साइड थे मराठा। तो आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1776 में पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। देखिए ये पुरंदर की संधि वह संधि नहीं है जो कि शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी। तो दो पुरंदर की संधि हुई थी मिडिवल हिस्ट्री में और मॉडर्न हिस्ट्री में, तो ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। वो वाली जो संधि हुई थी वो दूसरी थी, और ये वाली जो संधि है पुरंदर की संधि 1776 की, ये अंग्रेज और मराठाओं के बीच में हुई थी। इस संधि में पहला पॉइंट ये था कि इसमें जो अंग्रेजों ने जो है सवाई माधवराव को पेशवा मान लिया था, मतलब कि इससे पहले जो सवाई माधवराव था उसको वो पेशवा नहीं मानते थे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो अंग्रेज मराठाओं के जो सभी जीते हुए क्षेत्र हैं वो उनको वापस कर देंगे। तो इसके बाद नाना फडणवीस ने अपनी पोजीशन और आर्मी को इंप्रूव करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रीटी साइन करी, और इसमें जो है फ्रांस 2500 यूरोपियन सोल्जर देंगे मराठाओं को, और मराठाओं के जो 10,000 सोल्जर हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग देंगे या मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मॉडर्नाइज करेंगे उसे। और मराठाओं ने फ्रांस को क्या दिया, मराठाओं ने फ्रांस को वेस्ट कोस्ट में जो है एक पोर्ट यानी कि बंदरगाह दे दिया। और
ये अंग्रेजों को पसंद नहीं आया और मराठाओं पर दोबारा आक्रमण कर दिया। और ये युद्ध हुआ तेलगांव में, जिसमें मराठों की तरफ से लड़ रहे थे महाजी शिंदे। इन्होंने अंग्रेजों की बहुत बुरी तरह से जो है वाट लगा दी और हारने के बाद ये जो अंग्रेज हैं ये बडगांव भाग गए। वहाँ भी घमासान युद्ध हुआ और फाइनली अंग्रेजों को सरेंडर करना पड़ा और एक संधि साइन करी जिसे बडगांव की संधि कहा जाता है। इसमें ये संधि जो है माधव नारायण राव जो कि पेशवा थे और अंग्रेज के मध्य हुई थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो अंग्रेज मराठाओं के जीते हुए जितने भी क्षेत्र हैं वो उनको वापस कर देंगे। मतलब जो 1775 से लेकर 1778 तक जो भी क्षेत्र जीते थे वो उनको वापस कर देंगे। तो भाई साहब ये बात जैसी वॉरेन हेस्टिंग को पता चली तो उसका तो भेजा एकदम फ्राई हो गया और बोला अच्छा बेटा तुम हमसे सरेंडर करवाओगे। तो भाई साहब अब ये ना फुल मूड में आ गया था और इसकी सेना अब जहां भी जा रही थी ना वो हर क्षेत्र को जीतते हुए जा रही थी। और फरवरी 1781 में इन्होंने तो महाजी शिंदे को भी हरा दिया और इसके बाद 1782 में साइन हुई सालबाई की संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संधि है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि सालबाई की संधि जो है किसके किसके बीच में हुई थी। तो एक ऑप्शन तो आपको ऐसा दे सकता है कि ये जो संधि है ये पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। अगर ये नहीं देगा तो आपको ये दे देगा कि ये जो संधि है ये मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, या फिर ये नाम दे देगा कि जो ये पूना दरबार था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोलकाता काउंसिल थी उनके वॉरेन हेस्टिंग के बीच में ये हुई थी। और अगर ये नहीं भी दे तो आपसे ये नाम भी दे देगा कि ये संधि जो है महाजी शिंदे और वॉरेन हेस्टिंग के बीच में हुई थी। महाजी शिंदे बेसिकली इसमें एक मीडिएटर का काम कर रहे थे। मतलब कि अगर ये संधि को दोनों में से मराठाओं में से या अंग्रेजों के बीच में से कोई भी तोड़ता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, महाजी शिंदे होंगे। तो आप ये ध्यान रखना, ये तीनों तरह से पूछ सकता है। लेकिन आखिर इसकी इंपॉर्टेंट शर्तें क्या क्या थी उसको आप देख लीजिए। देखिए इसके माध्यम से, ये संधि के माध्यम से जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो समाप्त हो गया। और पहला इसकी शर्तें थी कि जो ये सालसेट द्वीप है और थाना का जो दुर्ग है वो अंग्रेजों को दिया जाएगा। देखिए सालसेट जो है ये मुंबई के आसपास का ही एरिया है, ओके। और दूसरा पॉइंट ये था कि जो अंग्रेज है रघुनाथ राव का साथ छोड़ देंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो रघुनाथ राव पर खर्च की गई राशि 12 लाख रुपए है वो पूना दरबार जो है अंग्रेजों को देगा। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि जो राघोवा को 3.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन जो है वो दी जाएगी। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि बम्बई एवं दक्षिण में एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को एक दूसरे को वापस कर दिए जाएंगे। और इस संधि के माध्यम से 20 साल तक शांति रही। इसके बाद फर्स्ट वार एंड सेकेंड वार के बीच में 20 साल का गैप आपको देखने को मिलेगा। आखिर ये 20 साल में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, चलिए इसको देखते हैं। ये जो माधव नारायण राव थे ये अब बच्चे नहीं रहे, अब ये 21 साल के गबरू जवान हो गए थे। पर फिर भी ये केवल नाम मात्र के ही पेशवा थे क्योंकि सारा साम्राज्य तो नाना फडणवीस ही संभालते थे। तो इसने डिप्रेशन में शनिवार बाड़ा से कि जो छत थी वहाँ से कूदकर सुसाइड कर लिया। तो अब सवाल उठा कि अगला पेशवा कौन बनेगा। तो देखिए ये जो राघोबा था ना तो इसके 3 बेटे थे, बाजीराव सेकेंड, चिमाजी राव सेकेंड और अमृत राव जो कि एडॉप्टेड सन था। तो अगला पेशवा बना बाजीराव सेकेंड। ये वीक रूलर था और सन 1800 में नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो गई। और ये जो मराठा परिसंघ था ये ऑलमोस्ट जो है ऑटोनोमस हुआ करते थे, मतलब कि स्वतंत्र हुआ करते थे। और ये जो बाजीराव 2 है इसी के समय ये जो मराठा सरदार थे इनके बीच में आपसी वर्चस्व के लिए लड़ाई शुरू हो गई। और इसमें से सबसे ताकतवर थे दौलतराव सिंधिया और जसवंतराव होलकर, जिनके आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे, जिसमें जो पेशवा है ये दौलतराव सिंधिया के साथ थे। तो जसवंतराव और दौलतराव के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ जिसमें जसवंतराव ने दौलतराव की अच्छी खासी वाट लगा दी और ये जो पेशवा थे ये डर के मारे पुणे छोड़कर बसीन चले गए। और यहाँ जसवंतराव अपने बंदे को पेशवा बना देता है जिसका नाम था विनायक राव। अब सवाल ये उठता है कि ये विनायक राव कौन था। देखिए ये जो अमृत राव था जो एडॉप्टेड सन था राघोबा का, उसी का ही बेटा था। मतलब कि ये जो बाजीराव सेकेंड था उसका भतीजा था। तो अब ये जो बाजीराव सेकेंड था इसको भी पेशवा बनना था। तो ये दूसरा विभीषण बनता है और अपने पिताजी की तरह अंग्रेजों से समझौता करता है जिसे बसिन की संधि कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बसिन की संधि किसके किसके बीच में हुई थी। तो बाजीराव सेकेंड और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इस संधि में सूरत अंग्रेजों को देना पड़ेगा तो इसके बदले 6000 सैनिक ट्रूप्स अंग्रेज देंगे।
जो कि बाजीराव टू को पेशवा बनने में मदद करेंगे। पर पेशवा बनने के बाद भी इन सैनिकों का खर्चा वगैरह जो है वो पेशवा को ही उठाना पड़ेगा। ये सहायक संधि की यानी कि जो सब्सिडरी अलायंस थी उसकी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंडीशन में से एक था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि जो सभी विदेशी मामले हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही देखेगी। और बसिन की संधि एक सहायक संधि ही थी जो कि बाजीराव टू और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो बसिन की संधि थी या जो सहायक संधि थी वो किसके किसके बीच में हुई थी, तो वो बाजीराव टू और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। एक क्वेश्चन और बनता है कि वह कौन सा पहला मराठा था जिसने अंग्रेजों की सहायक संधि पर साइन किया था, तो वो था बाजीराव टू। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बसिन की संधि के माध्यम से ही मई 1803 में बाजीराव टू फिर से पेशवा बन गया। पर अब ये जो पेशवा था ना, ये पहले जैसे पेशवा ही नहीं थी, इसकी जो पूरी आज़ादी थी ना वो खो चुकी थी और मराठा साम्राज्य के क्षेत्र में अब अंग्रेजों की फौज थी और इनकी जो भी विदेशी नीति थी ये सब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ही कंट्रोल कर रही थी। और ये संधि किसी भी मराठा सरदार को पसंद नहीं आ रही थी और यही कारण बनी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की। सन 1803 में सिंधिया और भोसले ने कोशिश करी अंग्रेजों पर अटैक करके पेशवा को बाहर निकाला जाए, पर दोनों को हार मिली और अंग्रेजों ने फिर एक बार और नई चाल चली और मराठाओं को एक दूसरे से दूर करने के लिए सभी मराठा सरदार से अलग अलग संधि साइन करी। सिंधिया के साथ सुरजी अजनगांव की संधि और भोसले के साथ देवगांव की संधि साइन करी। अब बारी थी होलकर की, तो इन्होंने भी आक्रमण किया पर ये भी हार गए, तो सन 1806 में राजघाटपुर की संधि साइन करी। तो अब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था, मतलब कि शांत हो गया था और मराठा साम्राज्य डिसइंटीग्रेट हो गया। इसके बाद सेकेंड वॉर और थर्ड वॉर के बीच 12 साल का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो इस बीच ऐसा क्या हुआ जो कि कारण बना थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का। जैसा कि आप लोगों को पता है, मराठा पेशवा मराठा महासंघ की मदद से साम्राज्य का विस्तार या दुश्मन के क्षेत्र में आक्रमण किया करते थे, तो पिंडारियों को भी अपने साथ ले जाया करते थे। पिंडारी बेसिकली प्लंडर या लुटेरे हुआ करते थे जो कि मराठाओं की युद्ध में मदद करते थे, पर उनसे कोई भी पैसा नहीं लेते थे, यानी कि पैसे वगैरह या फीस नहीं चार्ज करते थे, बल्कि जहां पर ये आक्रमण करते थे वहां पर खूब लूटपाट मचा के वहां से जो सामान लेते थे वो अपने साथ ले जाते थे। तो पिंडारियों को मराठाओं की छत्र छाया में काम मिल जाता था और मराठाओं को सपोर्ट। तो ये जो पिंडारी थे ये किसी एक धर्म जाति क्लास से नहीं थे, बल्कि ये अलग अलग धर्म से थे। हुआ क्या, सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध के बाद ये जो मराठा हैं ये वीक हो गए और अंग्रेजों का कंट्रोल मराठाओं पर बढ़ता जा रहा था। तो अब नए युद्ध हो ही नहीं रहे थे, तो ये जो पिंडारी थे ये क्या हो गए, ये बेरोजगार हो गए। तो अब इन्होंने अंग्रेजों के क्षेत्र में लूटपाट मचा दी और अंग्रेजों ने इनके खिलाफ सन 1817 में युद्ध छेड़ दिया और यह कहलाया पिंडारी का युद्ध। तो अब पिंडारी पर हमला करना मतलब कि मराठाओं की संप्रभुता पर हमला करना जैसा था, जिसके लिए मराठा ईस्ट इंडिया कंपनी को सबक सिखाना चाहते थे। तो ये तो पहला कारण बना थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, ये जो पिंडारी युद्ध था जो कि 1817 से लेकर 1818 तक चला और इसी के पैरेलल ही चल रहा था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो ये दोनों युद्ध जो हैं वो एक साथ चल रहे थे। सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान सहायक संधि के माध्यम से हर एक मराठा चीफ के कैपिटल में अंग्रेजों ने अपनी रेसिडेंसी बना ली थी और इन रेसिडेंसी में जो रेसिडेंट रहते थे वो हर एक मराठा चीफ पर नजर रखते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही। इसी के अलावा ये जो गायकवाड़ और पेशवा थे इनके बीच में कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहे थे, तो इश्यू को सॉल्व करने के लिए गायकवाड़ ने गंगाधर शास्त्री को भेजा, पर पेशवा के मंत्री त्रिम्बक दांगलिया ने गंगाधर को खचेड़ दिया, मतलब कि उसकी हत्या कर डाली। और चूंकि गायकवाड़ पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव में था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा को कहा कि वो दांगलिया को उनके हवाले कर दे, तो मजबूरी में पेशवा को मानना पड़ा। और ईस्ट इंडिया कंपनी को यह भी शक था कि पेशवा उनके खिलाफ कहीं कोई साजिश तो नहीं रच रहा है, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1717 में पेशवा के साथ पूना की संधि साइन करी। इसके माध्यम से पेशवा के काफ़ी सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया और अब पेशवा ना ही गायकवाड़ से टैक्स लेगा और ना ही किसी और मराठा सरदार से संबंध रखेगा। तो ये दो मुख्य कारण थे, पिंडारी वार और पूना की संधि, जिसके कारण थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ।
तो अब पेशवा ईस्ट इंडिया कंपनी को सबक सिखाना चाहता था। तो गायकवाड़ को छोड़कर बाकी के मराठा सरदार के साथ गुपचुप तरीके से जो है वो युद्ध की तैयारी करने लगा। और इसी बीच ये जो सिंधिया हैं ये पकड़े गए। नवंबर 1817 में ग्वालियर की संधि की, जिसके माध्यम से उनको पिंडारी युद्ध में अंग्रेजों ने अपने साथ ले लिया। तो बाजीराव सेकेंड ने सोचा इससे पहले कोई और पकड़ा जाए, हमें युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए, और इसकी शुरुआत करी पुणे में ब्रिटिश रेसिडेंसी को आग लगाकर। और इस तरह नवंबर 1817 में स्टार्ट हुआ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो पेशवा ने किरकी, या कहीं पर इसको खड़की भी लिखा रहता है तो आप ध्यान रखना, तो खड़की के ब्रिटिश कैंप पर हमला कर दिया। और उसी दौरान सीतामढ़ी में भोसले और ईस्ट इंडिया कंपनी सामने आ गई, पर पेशवा और भोसले दोनों हार गए। इसके बाद दिसंबर 1817 में अब बारी आई होलकरों की। तो होलकरों ने महिदपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक कर दिया, बट यहाँ पर होलकर की भी हार हो गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने होलकर के साथ मंदसौर की संधि साइन कर ली। तो बाजीराव सेकेंड भागकर साउथ की तरफ चले गए। अंग्रेजों को डर था कि बाजीराव वहां से लौट कर फिर अटैक करेंगे, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने और आर्मी जो है पूना की तरफ मंगवाई। और ये ट्रूप कोरेगांव से होते हुए आ रहा था, तो पेशवा ने इसी ट्रूप पर हमला कर दिया और इसे कहा गया कोरेगांव का युद्ध। और यहाँ भी जो है ये पेशवा की हार हुई और यहाँ से भी वो भाग गए और इधर उधर भटकते रहे। फाइनली जून 1818 में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवाओं का पद खत्म कर दिया और पेशवा के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया। बाजीराव टू को कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया गया 4 लाख की पेंशन पर। ऐसा इसलिए किया ताकि वो अंग्रेज एक एग्जाम्पल सेट कर सकें, अगर कोई उनकी सहायक संधि का उल्लंघन करता है तो उसका यही हाल होगा। तो वहीं 1818 में पिंडारी वॉर समाप्त हो गया और पिंडारियों की हार हो गई। यही जो बाजीराव सेकेंड थे, इन्हीं के ही एडॉप्टेड सन थे नाना साहेब टू, जिनको दोंदू पंत भी कहा जाता है, जिन्हें आप लोग 1857 की क्रांति में देखेंगे। तो चलिए एंग्लो मराठा युद्ध को हम लोग एकदम शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध जो कि 1775 से लेके 1782 तक चला था, ये किस संधि के कारण हुआ था? सूरत की संधि के कारण हुआ था, जो कि 1775 में हुई थी। और समाप्त किस संधि के कारण हुआ था? सालबाई की संधि के माध्यम से ये युद्ध समाप्त हो गया था। इस टाइम पेशवा कौन थे? वो थे माधवराव नारायण। ओके, और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। और सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध के बारे में बात करें तो 1803 से लेके 1805 तक चला था। बेसिन की संधि के कारण, जो कि सहायक संधि थी, उसके कारण ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। और राजघाट की संधि के कारण ये युद्ध समाप्त हो गया था। तो और इस टाइम पेशवा थे बाजीराव टू और गवर्नर जनरल थे जॉर्ज बार्लो एंड बेलेजली। ओके, थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध में जो हुआ था वो 1817 से 1818 तक चला था। और इस टाइम तो 2 कारण थे, पिंडारी वॉर कारण था और आपने देखा था कि पूना की संधि, ये 2 मेन कारण थे। ठीक है, और मेजर कोई ऐसी संधि नहीं थी जिसके कारण ये युद्ध समाप्त हुआ था। उन्होंने खुद आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, बाजीराव टू और उस टाइम जो थे लॉर्ड हेस्टिंग थे गवर्नर जनरल। तो ये जो कुछ संधियां हैं, ये सबके नाम आप देख लीजिए कि पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई थी। पुरंदर की संधि 2 हुई थी। ठीक है, एक जयसिंह और शिवाजी के बीच में और एक मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। सूरत की संधि जो कि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में हुई थी 1775 में। संगोला की संधि जो कि 1750 में जो है बालाजी बाजीराव और छत्रपति राजा राम के बीच में हुई थी। बड़गांव की संधि जो कि 1789 में पेशवा माधव नारायण और तथा अंग्रेजों के बीच में हुई थी। सालबाई की संधि 1782 में महाजी शिंदे और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। बसीन की संधि जो कि 1802 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में हुई थी। और सुरजी अजनगांव की संधि जो है 1803 में दौलतराव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। और राजघाटपुर की संधि 1804 ईस्वी में होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। देखिए, आखिरी संधि पूछा जाता है कि आखिरी संधि कौन सी थी, तो मंदसौर की संधि जो थी वो आखिरी संधि थी, जो कि होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो गाइस, अब हम लोग फाइनली टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने लेक्चर कितने अच्छे से देखा है। और अपना स्कोर जो है ना वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। पहला क्वेश्चन है कि किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई या बार भाई नाम की 12 सदस्य की परिषद कर रही थी? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर आप लोग को पता है, माधव नारायण। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था?
तो किसके शासनकाल में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध? माधव नारायण राव के टाइम में हुआ था, क्योंकि उस टाइम ये अबोध थे और नाना फडणवीस और महाजी शिंदे वगैरह जो थे वो युद्ध लड़ रहे थे। आपको याद आ रहा होगा पूरा एनिमेशन, है ना। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के मध्य मराठा पेशवा थे, तो कौन थे उसके मध्य? तो उस टाइम मतलब जो मराठा पेशवा थे वो थे बाजीराव टू। ओके, अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये जो सूरत की संधि हुई थी वो 1775 में हुई थी। पुरंदर की संधि जो हुई थी वो 1776 में। सारे ऑप्शन जो है वो सही है, तो पहला ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि देवगांव की संधि कब हुई थी, सुरजी अर्जनगांव की संधि कब हुई थी? तो देखिए, जो देवगांव और सुरजी अर्जनगांव की जो संधि थी वो 1803 में हुई थी, और जो राजघाटपुर की संधि थी वो 1805 के आसपास हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये पहला ही सही हो जाएगा, ए। ओके, इसके बाद मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के जो अंतिम पेशवा थे वो बाजीराव सेकंड थे। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 के दौरान सबसे अंतिम संधि कौन सी थी? तो सबसे अंतिम संधि जो थी वो मंदसौर की संधि थी। मराठा सचिवालय कहलाता है, तो मराठा सचिवालय को जो है फाद कहते हैं। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेज और मराठाओं के बीच अंतिम युद्ध था, इसका क्या परिणाम हुआ? पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और बाजीराव सेकंड को पेंशन यकता से बनाकर जो है बिठूर या कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। तो पहला ही ऑप्शन सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो ये थे महाजी शिंदे, जो मैंने नहीं बताया था, आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद जो मराठा कॉन्फिडेंसी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि बड़ौदा के जो संस्थापक थे वो कौन थे? इंदौर के संस्थापक कौन थे? नागपुर के कौन थे? और ग्वालियर के कौन थे? देखिए, ग्वालियर के सिंधिया सही थे, बड़ौदा के गायकवाड़ बिल्कुल, इंदौर के जो थे होलकर बिल्कुल सही थे, और नागपुर के भोसले थे। तो बिल्कुल सारे ऑप्शन जो है सही मिले हुए हैं, ए आंसर इसका सही आ जाएगा। तो अगला ये वही क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1775 से लेके 1782 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? तो इसमें क्या हुआ था फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध में? फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध में जो है ब्रिटिश युद्ध जीत गए थे, या मराठा युद्ध जीत गए थे, या किसी भी पक्ष में जीत नहीं हुई थी, या इससे हैदर अली को शक्ति जुटाने में मदद। हैदर अली कहाँ से आ गया? तो सेकंड तो कट जाएगा। देखिए, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी, सालभाई की संधि हुई थी बढ़िया तरीके से। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पेशवाई या पेशवाशिप को समाप्त कर दिया गया। पेशवाशिप को समाप्त कर दिया गया था 1818 में। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करने का आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं है, और आप प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा। वैसे तो सभी पढ़ना ही है आपको, पढ़ाई में क्या अच्छा है क्या बुरा, मैंने कोशिश करी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।